हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धवन प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बीएससी थर्ड ईयर मतलब बीएससी रेगुलर के लिए यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इस लॉकडाउन वगैरह में हम लोगों के कॉलेज वगैरह जितने भी डिग्री कॉलेज वगैरह हैं वो काफ़ी लेट खुल रहे हैं और अभी पता नहीं कब तक खुलेगा नहीं खुलेगा, और हम लोगों का एग्ज़ाम भी मार्च अप्रैल में है, तो हम लोगों का भी टॉपिक पढ़ाइए, उसका भी 1-2 लेक्चर डालिए जिससे कि हम लोग देखें। हमने बोला ठीक है देखते हैं। तो अभी ध्यान रखिए, आज हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बीएससी थर्ड ईयर के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट, मतलब बीएससी थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट, जिसका पहले मतलब यूनिट में हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम पहले इसकी बेसिक बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका क्या रोल होता है, हम क्यों यूज करते हैं इस टेक्निक का, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें आती है, ये सब सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में ध्यान रखना हम लोगों को। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको लेक्चर के थ्रू सारी बातें यानी हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के थ्रू बताई जाएगी। आपको जो नोट वगैरह है वो पीडीएफ में शेयर कर दी जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हम नोट तो करा नहीं पाएंगे। और ये रेगुलर क्लास के लिए बीएससी वगैरह के लिए क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम वगैरह लिखना पड़ता है, तो उसके लिए नोट बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे नोट तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को हम लेक्चर के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट से अच्छी चीज़ें हम मतलब उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। बाकी चीज़ें जो आपकी छूटी रहेंगी वो आपको क्या होगा, नोट के थ्रू मतलब पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे ध्यान रखिए, हम लोगों को यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि बीएससी थर्ड ईयर का जो हम लोगों का कौन सा पेपर, सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। चलिए एकदम बेसिक से हम लोग बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है इसमें हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमको जानना जरूरी है कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें होता क्या है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पहली चीजें ये बता रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल है, उस सेल से हमको, जैसे कि आप लोगों के टॉपिक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए देना है, हमको एक डीएनए लेकर के दूसरे डीएनए से कंबाइन करके उसको रिकम्बाइन करके उसको जोड़ करके एक नए डीएनए को बनाना, या किसी जीन को एक सेल से दूसरे सेल में क्या करना, ट्रांसफर करना, ये सब सारे प्रोसेस को अभी हम एक एक करके बताएंगे। जैसे मेरा कहना ये है, ध्यान रखेंगे, एकदम बेसिक सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंसुलिन है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन आएगा कहाँ से? बेसिक सी बातें हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं समझने के लिए कि हमारे यहाँ डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन इंजेक्शन जो दिया जाता है उनको, वो कहाँ से आएगा? पहले ये होता था कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो कहाँ से निकाले जाते थे, काऊ से, गाय के, यानी गाय के पैनक्रियास से, या पिग यानी सुअर के, जो पिग है सुअर के पैनक्रियास से निकाला जाता था, उसी से निकाल करके इंसुलिन इंजेक्शन बनाया जाता था। लेकिन उसमें मतलब इंसुलिन में और हम लोगों के ह्यूमन इंसुलिन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएंगे। तो हमारे इंसुलिन में और उनके इंसुलिन में कुछ डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं, और एक बेसिक सी बात और भी है, एलर्जिक रिएक्शन तो अपनी जगह है। जैसे मान लीजिए कि हमने गाय का इंसुलिन लेकर के किसी ह्यूमन में ट्रांसफर कर दिया, उसका इंजेक्शन लेकर के, वो बातें ठीक है कि भाई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो जाएगा, क्योंकि उनका इंसुलिन थोड़ा हम लोगों के इंसुलिन से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, ये सब सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन एक बेसिक सी बात ये भी जानने वाली है कि अगर हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट अगर बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो हम वो डायबिटीज़ का जो इंसुलिन इंजेक्शन है लगाए जाते हैं, वो कहाँ से, इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो कहाँ से लाएंगे? हम कितनी गाय को काटेंगे या कितने सुअर को काटेंगे? यानी दुनिया भर की, ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया भर की पूरी गाय को ही काट डालें, मार डालें। तो हमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, तो ये हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी, उसमें अलग अलग हम मतलब डीएनए को सेपरेट करके एक सेल से निकाल करके दूसरे सेल में ट्रांसफर करके हम इंसुलिन को बनाते हैं। जैसे कोई केमिकल अगर हमको बनाना है तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब, आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए
एक एग्जाम्पल ये लीजिए कि जैसे चीज है पनीर, पनीर हम लोग देखते हैं, खाते भी हैं। तो वो जो पनीर है वो क्या है, पूरी केसिन प्रोटीन है, यानी वो मिल्क प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन है। और केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आप लोगों को डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा और हमने पढ़ाया भी है, बताया था कि वहां पे केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, मिल्क प्रोटीन के लिए रेनिन चाहिए। क्या चाहिए, रेनिन चाहिए। तो वो रेनिन है काइमोसिन है। ये जो काइमोसिन है और रेनिन है, ये दोनों क्या काम करता है, मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट करता है, कोगुलेट करने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अगर इसको हमको पनीर बनाना है तो ऐसा तो नहीं कि भैया हमको पनीर बनाना है तो किसी ह्यूमन से वहां पे रेनिन को हम ले लें, काइमोसिन को वहां से सेपरेट कर ले, किसी इंसान को तो काटेंगे नहीं, किसी इंसान को तो मारेंगे नहीं। तो ये क्या काम किया जाता है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि गाय वगैरह के छोटे बच्चे हैं, कोई बछिया है या बछड़ा है, तो उनके गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उनके स्टमक से काइमोसिन या रेनिन को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध ज्यादा पिलाया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा अगर गाय का बछिया, क्योंकि जैसे हमने बताया कि गाय का कोई छोटा बच्चा यानी बछिया या बछड़ा है तो उसके अंदर रेनिन या काइमोसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, कि छोटा बच्चा है तो घास वगैरह खाएगा नहीं, किसी प्रकार को ग्रास तो खाएगा नहीं, वो दूध पिएगा, छोटा बच्चा है तो दूध ही पिएगा। तो यानी दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, दूध में जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या उनके पास काइमोसिन होगा या फिर रेनिन होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहां पे हमको पनीर वगैरह बनाने के लिए हमको काइमोसिन रेनिन वगैरह का मतलब हेल्प लेना पड़ता है उसको मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। जो चीज है यानी पनीर है वो पूरी क्या होती है, मिल्क प्रोटीन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसिन प्रोटीन बोलते हैं, वो पूरा जितना हम लोग लेते हैं। तो ये सब कैसे यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है कि हम किसी मतलब सेल से उसके डीएनए को यानी उसके जीन को लेकर के एक सेल से दूसरे सेल में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और कैसे करते हैं ये सब सारा हम एक एक प्रोसेस करके कॉन्सेप्ट के थ्रू बताएंगे बहुत अच्छे से, जिसमें हर एक चीजें क्लियर हो जाएगी कि कोई भी डीएनए है तो एक सेल से निकाल के हम कैसे दूसरे सेल में ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करने का तरीका क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि भैया बाल है, बाल को पता चला कि कैंची लिए, सीजर लिए, काट के उसमें डाल दिए, कोई फीता है उसको काट करके उसमें डाल दिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि डीएनए जो है वो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए को सेपरेट करना इतना आसान तो है नहीं, उसके के लिए बहुत सारी टेक्निक है कि हम कैसे, पहले तो हम सेल को निकालेंगे, फिर सेल से डीएनए को सेपरेट करेंगे, फिर उसको कट आउट करेंगे, फिर दूसरे सेल में वेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ इंडिया में मतलब कि डायबिटीज पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और डायबिटीज पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमको इंसुलिन का इंजेक्शन आएगा कहाँ से। हम किसी मनुष्य को मारने तो जाएंगे नहीं, किसी गाय को काटने तो जाएंगे नहीं, या किसी सुअर को काटेंगे नहीं। पहले जो इंसुलिन की इंजेक्शन बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी, काऊ से, गाय से और पिग यानी सुअर के पैनक्रियास से निकाल करके इंसुलिन इंजेक्शन बनाई जाती थी। लेकिन पेशेंट ज्यादा होने के कारण अब इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करके नए डीएनए के फॉर्मेशन के थ्रू जीन ट्रांसफर करके इंसुलिन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है अगले हम एक एक करके बताएंगे। जैसे एक सपोज काम करिए, यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम लोगों को कोई भी सेल है, पहले तो हमको ये जानना है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मतलब किस जीन में क्या है हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑफ जीन की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑफ जीन की अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा जीन हमको चाहिए, कौन से जीन में हमको इंटरेस्ट है, तो उस जीन को हम सेपरेट करेंगे। अब वो जीन हमको बैक्टीरिया से निकालना है या फंगल सेल से निकालना है या किसी एनिमल सेल से निकालना है या किसी प्लांट सेल से निकालना है, किसी प्लांट सेल से निकालना, तो उस हमको पहले सेल को मतलब जो आपका क्या है इंटरेस्ट ऑफ जीन, मतलब कौन से जीन में आपका इंटरेस्ट है उस जीन को पहले हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, फिर उस टाइप की सेल लेंगे, उस सेल से हम क्या करेंगे उसको निकालेंगे। तो ध्यान रखिए। अभी आप लोगों ने एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दे, जैसे कि ये जानते हैं कि ये, तो जैसे हम एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं कि ये जो फायर फ्लाई होती है, मतलब आप लोगों को देखे हैं कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो रात में चमकते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो रात में चमकते हैं, जिसको हम लोग जुगनू की, गांव की भाषा में उसको जुगनू के नाम से जानते हैं, उसको फायर फ्लाई इंसेक्ट बोलते हैं। तो फायर फ्लाई इंसेक्ट जो है वो रात में चमकते हैं। अगर उसका जीन अगर हमें बहुत ज्यादा पसंद है तो उस जीन को हम क्या करेंगे, उसके सेल से निकाल करके किसी प्लांट में हमने ट्रांसफर कर दिया, तो प्लांट भी पता चलेगा कि वो रात में पूरा चमकने लगेगा।
या फिर किसी ह्यूमन के अंदर डाल दिया जाए, उस जीन को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ह्यूमन भी पूरा चमकने लगेगा। तो यही सब बायोटेक्नोलॉजी का रोल है कि हम कैसे डीएनए को कैसे क्या करेंगे। इंसुलिन अगर हमें बनाना है तो इंसुलिन कहाँ से बनाएंगे, किस सेल से निकालेंगे, दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो एक एक करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोगों को डीएनए निकालना है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, या फिर दूसरी क्या है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, और ये आपका एक फंगस सेल है, फंजाई है, और एक बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरियल सेल है। ये चीजें ध्यान रखिए। अगर हम लोगों के पास ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, फंगस सेल है, या फंजाई सेल है, या फिर बैक्टीरियल सेल है, अगर किसी सेल से अगर हमको क्या करना है कि डीएनए को निकालना है या जीन को निकालना है, जीन आप लोगों को पता है कि नहीं कि जीन होता क्या है। जीन ध्यान रखेंगे, जीन क्या होता है कि डीएनए के एक सेगमेंट को यानी एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, उसको जीन बोलते हैं। तो पहले अगर हम पहले डीएनए निकालेंगे, जीन निकालना तो इतना तो आसान है नहीं भाई। पहले हम डीएनए को निकालेंगे, फिर डीएनए को कट करेंगे, ये सब प्रोसेस आगे बताया जाएगा। तो पहले तो हमको सेल है भाई कि अगर मान लो अगर हमने एनिमल सेल ले लिया, या फिर प्लांट सेल ले लिया, या फंजाई ले लिया, या फिर बैक्टीरियल सेल ले लिया, तो इसमें से हम डीएनए को कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमको सेल, भाई सेल के ऊपर क्या लगी होती है, किसी भी सेल के ऊपर जैसे है कि उसके ऊपर सेल वॉल लगी होती है। तो पहले तो हमको सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी तो हम अंदर जा पाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को कि सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को बात की जा रही है कि ये एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, तो इसमें कोई एंजाइम का भी यूज नहीं करेंगे। ये चीजें ध्यान रखना। जैसे प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो उसके लिए कौन से एंजाइम उसमें डाल देंगे, सेलुलेज। ध्यान रखेंगे, प्लांट सेल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, तो इसमें क्या डालेंगे, सेलुलेज। ये सेलुलेज डाल देंगे। सेलुलेज क्या है, एंजाइम है। आप लोगों को डाइजेस्टिव वाले पार्ट में, मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने एक एक एंजाइम के बारे में बताया था। हमने ये भी बताया था कि जैसे ASE जहां पे लास्ट में लगता है वो एंजाइम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिपिड, लिपिड के लिए क्या होता है, लाइपेज होता है, या फिर स्टार्च के लिए क्या होता है, एमाइलेज होता है। उसी तरीके से ध्यान रखेंगे यहाँ सेलुलेज है, सेलुलोज के लिए क्या लगेगा, सेलुलेज लगेगा। तो वही चीजें हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। ये चीजें ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट सेल से, अगर हमको प्लांट सेल से डीएनए को निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, सेलुलेज डाल देंगे, जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। या फिर अगर फंगस, अगर हमको किसी फंजाई से कोई डीएनए निकालना है या कोई जीन निकालना है, जिस जीन में हमारा इंटरेस्ट हो, अगर इंटरेस्ट ऑफ जीन को अगर हम निकालें तो वो क्या निकालेंगे, फंजाई सेल से निकालेंगे। तो फंजाई में किस चीज की सेल वॉल बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, काइटिन की। ये चीजें ध्यान रखना है, ये काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, फंगस की, काइटिन की बनी होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे, काइटिनेज। ये क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज कर देंगे। यानी अगर हमको फंजाई से निकालना है किसी डीएनए को, तो हम फंजाई की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें क्या यूज करेंगे, काइटिनेज करेंगे। अगर हमको प्लांट सेल वॉल ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलुलेज करेंगे। और बैक्टीरिया से निकालना है तो उसके लिए पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये चीजें ध्यान रखें। अगर हमको किसी बैक्टीरिया से कोई डीएनए निकालना है तो उसकी जो सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। और आप लोगों को पता है कि हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए ये किस चीज की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है। और बैक्टीरिया को सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइसोजाइम यूज करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम होती है जो हम लोगों के सलाइवा में पाई जाती है। आप लोगों को डाइजेशन में हमने बताया था कि हम लोगों की सलाइवा में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है। या फिर हम लोगों के स्वेट, पसीना में भी पाई जाती है। और कहां पे पाई जाती है, टीयर्स में, आंख के आंसू में भी पाई जाती है लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करती है, बैक्टीरिया को सेल वॉल को ब्रेक कर देती है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देती है।
तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल तरीका है, मैं एक एक करके बता रहा हूं कि जैसे हमको एनिमल सेल से डीएनए को निकालना है तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, तो यहाँ पे अभी कोई एंजाइम यूज नहीं करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। प्लांट सेल से अगर हमको डीएनए निकालना है तो प्लांट की सेल किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, तो उसके लिए हम सेलुलेज यूज कर देंगे, सेलुलेज डाल देंगे तो उसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, यानी टूट जाएगी, क्योंकि हमको सेल के अंदर जाना है। यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए है, तो भाई हमारे ऊपर तो ये क्या लगी है, सेल वॉल लगी है, पहले तो इसको ब्रेक करेंगे तब तो हम अंदर तक पहुंचेंगे। ऐसा तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर भैया छेनी मार दे, हथौड़ी मार दे, टूट जाए और निकाल ले, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है। तो इसमें हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो कैसा टेक्निक यूज करेंगे, केमिकल के थ्रू यूज करेंगे। जो हमारे पास केमिकल, इसको जेनेटिक सीजर बोल सकते हैं, जो एंजाइम है वो जेनेटिक सीजर है, केमिकल सीजर है, जो भी है हम बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंजाइम डाल देंगे। कौन से एंजाइम डाल देंगे, सेलुलेज डाल देंगे, इसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। या फिर हमको फंगस से निकालना है, फंजाई से, तो उसमें क्या हम यूज कर देंगे, काइटिनेज यूज कर देंगे, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। बैक्टीरियल सेल से अगर हमको निकालना है कोई भी डीएनए, तो बैक्टीरिया किस चीज से बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं। बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, लाइसोजाइम चाहिए। चलिए आगे ध्यान देखिए, मैं कॉन्सेप्ट एक एक करके बता रहा हूं कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। इतनी चीजें क्लियर होगी तो मैं आगे बताता हूं। हाँ चलिए देखिए, आप लोगों को इतना पता हो गया ना कि हमको डीएनए निकालना है किसी सेल से, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमको एनिमल सेल से निकालना है, या फिर प्लांट सेल से निकालना है, या बैक्टीरियल सेल से निकालना है, या फंगल सेल से निकालना है, तो जिसकी सेल वॉल जिस चीज से बनी होती है वो एंजाइम उसके ऊपर क्या करेंगे, डाल देंगे। जैसे प्लांट सेल से हमको डीएनए निकालना है तो उसके ऊपर सेलुलेज डाल देंगे, क्योंकि उसकी प्लांट सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई से निकालना है तो फंजाई किस चीज का बना होता है, वो काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, तो उसके ऊपर काइटिनेज डाल देंगे। या फिर बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है तो बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, उसके ऊपर क्या डाल देंगे, लाइसोजाइम डाल देंगे। जैसे मानिए कि ये सेल वॉल क्या होगी, ब्रेक होगी, तो ब्रेक हो गई तो सेल के अंदर बहुत अनदर भी चीजें पाई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी सेल के अंदर क्या है, स्टार्च है, सेल के अंदर क्या है, स्टार्च है, सेल के अंदर स्टार्च होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। आगे ध्यान रखिए, दूसरी चीजें, स्टार्च के साथ साथ सेल के अंदर क्या, लिपिड है। दूसरी चीजें प्रोटीन है, ये सब सारी चीजें पाई जाती है। प्रोटीन है, लिपिड है, स्टार्च है, हाँ, ये कहां पे पाए जाते हैं, हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद इनको भी हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। आरएनएच है, आरएनए भी है। बस ये चीजें आपको याद रखना है कि हमने तो सेल वॉल को ब्रेक कर दिया भैया, लेकिन सेल के अंदर केवल डीएनए तो है नहीं, सेल के अंदर और भी तो चीजें हैं। जैसे कि हमने बताया कि सेल के अंदर स्टार्च है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये सब सारी चीजें हैं, आरएनए है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो ये पहला प्रोसेस को हमको पहले तो सेल वॉल तोड़ देना है। सेल वॉल ब्रेक करने के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, उसमें स्टार्च है अगर सेल में तो इसके लिए क्या डाल दोगे, एमाइलेज डालो। सेल में क्या डाल दो, एमाइलेज डाल दो। लिपिड है तो इसके लिए लाइपेज डाल दो बच्चा, लाइपेज डाल दो। अगर ये प्रोटीन है तो इसके लिए प्रोटीएज डाल दो, और आरएनए है तो आरएनएज डाल दो, आरएनएज डाल दो। बस ये चीजें ध्यान रखना है कि हमको डीएनएज नहीं डालना है। अगर सेल के अंदर अगर हम डीएनएज डाल दिए, अगर डीएनएज डाल दिए तो डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, और डीएनए जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हमको डीएनए ही निकालना है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि केवल डीएनएज को छोड़ करके जो डीएनएज एंजाइम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डीएनएज, जो डीएनएज एंजाइम है यानी जो डीएनए को डाइजेस्ट करती है, इसको छोड़ करके बाकी सारे एंजाइम को हमको डाल देना है। जैसे कि हमारे सेल में जो भी है, स्टार्च है, लिपिड है, प्रोटीन है, आरएनएज है, ये सब सारे मतलब
क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग टाइप के हम एंजाइम वहां पे क्या करेंगे, सेल में डाल देंगे। अब ये सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और डीएनए क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं कि हम डीएनए निकाल लेंगे, इतना भी आसान नहीं है कि हम डीएनए को निकाल देंगे, क्योंकि भाई सब एक में घचापच हो गया, घचपच हो गया है कि इसमें स्टार्च भी है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, आरएनएज भी है, डीएनए में सब एक ही में मिक्स है। हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो आगे भी हम एक एक टेक्निक बता रहे हैं, मतलब आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहे हैं करके क्लियर। पहले ये चीजें आप लोगों की इतनी क्लियर हो गई होगी कि किसी भी सेल से अगर हमको डीएनए निकालना है तो पहले उसको सेल वॉल को तोड़ेंगे, और वो सेल किस चीज की बनी है उस टाइप के एंजाइम हम वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो करने के बाद इसमें हम क्या डालेंगे, एमाइलेज डालेंगे, क्योंकि सेल के अंदर स्टार्च भी होता है, लिपिड भी डालेंगे क्योंकि लाइपेज भी होता है, सेल के अंदर प्रोटीन भी होती है तो प्रोटीएज डाल देंगे, और इसके अंदर आरएनए होगा तो आरएनएज डाल देंगे। यानी ये सब के सब क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या, आपका डीएनए बचेगा। और डीएनए आप लोगों को ध्यान रखना है कि डीएनए सेल के अंदर नहीं डालना है, जो डीएनए को डाइजेस्ट हो जाएगा, जो डीएनए है वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा तो हमको डीएनए मिल नहीं पाएगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, फिर सेल वॉल को ब्रेक करने के बाद सेल के अंदर स्टार्च है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये सब सारी चीजों को भी हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब ये चीजें ध्यान रखेंगे कि ब्रेक डाउन करने के बाद आपने सेल वॉल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, फिर इसके बाद कुछ एंजाइम भी डाल दिया जिसकी वजह से उनके जो अनदर सब्सटेंस है वो भी क्या हो गए, वो भी क्या हो गए, डाइजेस्ट हो गए। अब हमको ध्यान रखना है कि इसमें से हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे हम डीएनए को सेपरेट करेंगे। तो डीएनए को हम सेपरेट कैसे करेंगे भैया, ध्यान रखिए, आप लोग ठंडी दारू लेंगे, ठंडी दारू जिसको चिल्ड एल्कोहल बोलते हैं, चिल्ड एल्कोहल या फिर चिल्ड इथेनॉल बोल सकते हैं, चिल्ड इथेनॉल। तो ध्यान रखेंगे कि ठंडी दारू लेंगे और उसमें इसको पूरा क्या करेंगे, डाल देंगे। ठंडी दारू लेने के बाद इस पूरे को क्या करेंगे, डाल देंगे, और जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो नीचे पूरे ग्लास में क्या करेगा, बैठ जाएगा, और डीएनए आपका ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। आपको डीएनए ही निकालना है, तो हमने बताया ही कि पहले सेल वॉल को ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद उसमें क्या डालो, एमाइलेज डाल दो, प्रोटीएज डाल दो, लाइपेज डाल दो, ये सब डाल दो कि जितने भी सेल के अनदर पार्ट है, आरएनएज डाल दो, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, तो आपका केवल डीएनए बच जाएगा। क्योंकि डीएनए आपको इसलिए नहीं डालना है क्योंकि डीएनए ही आपको निकालना है। तो डीएनए निकालना है तो भैया हम डीएनए को कैसे निकालेंगे, डीएनए के लिए कोई एंजाइम नहीं डालेंगे क्योंकि वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अनदर हम एंजाइम सब यूज कर दिए। अब उसमें चिल्ड इथेनॉल मतलब हम ठंडी दारू को क्या करेंगे, डालेंगे। ठंडी दारू डालने पे ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ये आपका कोई भी बीकर है या फिर ग्लास है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमने क्या काम किया, ये आपका ऊपर डीएनए तैरता हुआ दिखाई दे रहा, बाकी ये सब सब्सटेंस क्या है, नीचे है। इसमें क्या है, प्रोटीन है, स्टार्च है, लिपिड है, ये सब पूरा डाइजेस्टेड फॉर्म है, और उसमें ये डीएनए पूरा मिक्स है। डीएनए को निकालना इतना आसान नहीं, हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ठंडी दारू डालेंगे, इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। डालने के बाद ये डीएनए आपका ऊपर तैरने लगेगा और ये सब जो पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा, पूरा नीचे, जैसे मिट्टी बैठती है ना, वो नीचे बैठ जाएगा। अब ये बैठ जाएगा। अब इसको ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड ले लेंगे। लेने के बाद इसको क्या करेंगे कि ग्लास रॉड ले करके इसको क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, इसको अच्छे से स्टेनिंग करेंगे, और इसको इस प्रोसेस पे कोई भी रॉड जो मुड़ी हुई हो या फिर कोई चम्मच ले ले या रॉड ग्लास ले ले, इसको स्पूलिंग करके इस पे क्या करेंगे, निकाल देंगे बाहर। जैसे आप लोग देखते हैं अंडे, अंडा को जब फोड़ते हैं तो अंदर वाला जो पार्ट होता है, चिपचिपा पार्ट, उसको पूरा हम अच्छे से चम्मच से क्या करते हैं, फेंटते हैं, ऑमलेट वगैरह बनाते टाइम उसी तरीके से उसको फेंट करके अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यही काम करना है कि आप लोगों को चिल्ड इथेनॉल डाल देना है, बाकी सब्सटेंस जो है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, और ये जो डीएनए है आपका ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। इसको ग्लास रॉड लेंगे, आप इसको स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू स्पूलिंग करके इसको बाहर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये डीएनए भी निकल गया, हमने सेल वॉल को तोड़ा, फिर डीएनए के सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस उसको तोड़ा, फिर हमने डीएनए को क्या किया, सेपरेट कर लिया।
अब डीएनए को सेपरेट कर लिया तो डीएनए कैसा है, लाइक दिस, इस तरीके से ऐसे 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 डीएनए है आपका। ये डीएनए तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके से ऐसा ऐसा लिपटा होता है डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल है। तो अभी ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डीएनए है आपका एक ही में क्या है, कॉइल है, स्पाइरल की तरह है पूरा। तो इस डीएनए को हम कैसे निकाल ले, क्या करेंगे, कट करेंगे, कौन सा जीन चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डीएनए बना किस चीज का होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखेंगे कि हमारा डीएनए जो है वो पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, ये तीन चीजों से बने होते हैं। मतलब हम लोगों का जो डीएनए है वो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड, ये तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। और ये तीनों को अगर हम ले लेंगे तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। यानी हमारा डीएनए किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। डीएनए किस चीज से बना, न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें से हम फास्फोरिक एसिड को अगर रिमूव कर दे, हटा दे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, आप लोगों को जैसे कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएज आता है, एक एंजाइम होती है न्यूक्लिएज एंजाइम, उसको अगर डाइजेस्ट करना है डीएनए को तो न्यूक्लिएज डालेंगे, तो न्यूक्लियस डालेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा, फिर न्यूक्लियोटाइडेज डालेंगे, फिर किस में तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड के लिए क्या डालेंगे, न्यूक्लियोसाइडेज डालेंगे, फिर उस किस में तोड़ देगा, शुगर प्लस बेस में तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, शुगर प्लस बेस में तोड़ेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों को पता है कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, तो ये चीजें ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए क्या होगा, न्यूक्लिएज होगा। न्यूक्लिएज क्या है, एंजाइम है। यानी न्यूक्लिक एसिड कितनी टाइप की होती है, एक डीएनए होती है और दूसरी क्या होती है, आरएनए होती है। एक डीएनए होती है, दूसरी आरएनए होती है। तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप की होती है, एक डीएनए होती है, एक आरएनए होती है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूक्लिएज चाहिए, न्यूक्लिएज चाहिए। और न्यूक्लिक एसिड बनी किस चीज की होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड की बनी होती है। तो ये जब हम न्यूक्लियस डालते हैं तो किस चीज में तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा, यानी ये इसमें तोड़ेगा। फिर न्यूक्लियोटाइडेज डाल देंगे तो किस में तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा। फिर न्यूक्लियोसाइडेज डाल देंगे तो किस में तोड़ेगा, शुगर प्लस बेस में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, शुगर प्लस बेस में तोड़ेगा। तो हमको हालांकि यहाँ पे तो ऐसा काम करना नहीं है, हमको स्पेशली तोड़ना किसको, डीएनए को तोड़ना है। तो डीएनए को कट करना है तो भैया डीएनए को ऐसा तो है नहीं कि डीएनए क्या है, उसको काटने के लिए कैंची उठाएंगे बस कच 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 काट देंगे, ऐसे तो काटेंगे नहीं। डीएनए को काटने के लिए हमको क्या चाहिए, जेनेटिक सीजर चाहिए। जेनेटिक सीजर या उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल सीजर बोल सकते हैं। केमिकल सीजर या फिर जेनेटिक सीजर बोल सकते हैं, जो इसको क्या कर सके, कट कर सके। उसको हम लोग जेनेटिक सीजर को क्या नाम देते हैं, एंजाइम नाम देते हैं, यानी वो एंजाइम होगी। तो अभी हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दो एंजाइम यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, हमको क्या करना है, डीएनए को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, डीएनए को तोड़ना है। हाँ, किसको तोड़ना है, डीएनए को। तो यहाँ पे हम कौन से एंजाइम यूज करेंगे, बोलिए। आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में होगा, पता होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब जिसको हम क्या करते हैं, जेनेटिक सीजर, उसी को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। जो एंजाइम काटने का काम करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, बोलिए। एक होती है एक्सोन्यूक्लियेज और एक इंडोन्यूक्लियेज, और दूसरी
एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी एंजाइम है वो कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप की, 2 टाइप की। आप लोगों को बताया कि न्यूक्लिएज होती है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, हमको न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, तो उसके लिए कौन सी एंजाइम आती है, न्यूक्लिएज आती है। अब न्यूक्लिएज भी 2 टाइप की होती है। न्यूक्लिएज एक क्या होती है, एक्सोन्यूक्लिएज और इंडोन्यूक्लिएज होती है, इंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज। तो एक्सोन्यूक्लिएज का क्या काम है कि एक्सोन्यूक्लिएज जो है वो डीएनए के आउटर साइड से कट आउट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है या फिर ये डीएनए है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है, हमको ये वाला जीन चाहिए, हमको ये वाला जीन चाहिए जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है, ये कौन सा, ये वाला जीन है। तो हम यहां साइड से काटते जाएंगे तब तो यहां तक पहुंचेंगे, या फिर इधर से काटते जाएंगे। तो इसके लिए कौन सी यूज करेंगे, एक्सोन्यूक्लिएज। अगर हमको डीएनए के आउटर मतलब एक साइड से उसके आउटर साइड से काटना तो उसके लिए कौन सी यूज करेंगे, एक्सोन्यूक्लिएज यूज करेंगे। और अंदर से काटना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंडोन्यूक्लिएज यूज करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि इंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है वो कई टाइप की होती है, 900,000 इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम लगभग पाई जाती है, 900,000। तो 900,000 जो पाई जाती हैं इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम वो सबके लिए अलग अलग होती है। कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है सारे न्यूक्लियोटाइड के लिए स्पेसिफिक होती है एंजाइम, कि हमको कौन सा न्यूक्लियोटाइड मतलब कौन सा हमको जीन चाहिए, ये कहाँ पे कट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि AAA या TCT या CCT, अगर हमको कोई भी न्यूक्लियोटाइड है अगर हमको कट करना है, हमको ये वाला जीन चाहिए, तो इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना कि इंडोन्यूक्लिएज जो है वो डीएनए के मिडल पार्ट से, इंटरनल पार्ट से, उसकी चेन से कहीं से भी कट कर सकता है, उसका जो भी स्पेसिफिक साइट होगी। यानी हम जो इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज करेंगे उसकी कोई एक स्पेसिफिक साइट होगी। जैसे हमने बताया ना कि हमको अगर ये वाला चाहिए, जैसे TTC चाहिए या AAT चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसके लिए अलग इंडोन्यूक्लिएज होगी, इसके लिए अलग होगी। हमने बताया ना कि 900,000 लगभग इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पाई जाती है। तो सबके लिए एक स्पेसिफिक क्या होती है, साइट होती है जो उसको क्या करता है, अपना कट करता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे और उसको क्या करेगा, कट कर देगा। अब ये डीएनए को तो अंदर से कट कर दिया, अब डीएनए के कई सारे पार्ट हो गए, पूरा टुकड़ा हो गया, एक ही में पूरा मिक्स हो गया, कोई बड़ा पार्ट है कोई छोटा पार्ट है। हमने माना कि डीएनए को निकाल लिया, यहाँ से सेल से सेपरेट कर लिया और उसमें क्या डाल दिया, न्यूक्लियस डाल दिया। हमने बताया कि न्यूक्लियस एंजाइम कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एंजाइम किस लिए होती है, न्यूक्लिक एसिड के लिए होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक इंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके लिए होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, डीएनए और आरएनए होती है, ये चीजें न्यूक्लिक एसिड होती है। और ये क्या हो गया, डीएनए और आरएनए। तो इसके लिए हम अगर ब्रेक डाउन करना तो कौन सी एंजाइम यूज करेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस होती है। तो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से, डीएनए के आउटर पार्ट से कट करता है, और ये कहाँ से करता है, इंटरनल पार्ट से करता है। अब हमको ये भी पता हो गया कि डीएनए कट हो गया, ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। लेकिन कैसे सेपरेट करेंगे, वो तो सब एक ही में कट करके पूरा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन टाइप का, लिक्विड टाइप का, ये सब एक ही में क्या हो गया, फिट है। अब इसमें से हम कैसे उस जीन को कैसे सेपरेट करेंगे, इस सेगमेंट को कैसे निकालेंगे, तो इसको भी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एक टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जेल क्या है, टेक्निक है। हाँ, अभी आगे ध्यान रखिए कि जैसे हमने डीएनए को क्या किया, कट कर लिया सीजर से, उस सीजर को हम लोग क्या नाम देते हैं, जेनेटिक सीजर नाम देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोल सकते हैं,
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल सकते हैं, यानी जो एंजाइम जो उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, काटती है, या फिर जेनेटिक सीजर बोल सकते हैं, यानी हमने डीएनए को सेल से क्या कर लिया है, निकाल लिया है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि किसी भी सेल से अगर हमको डीएनए निकालना है तो पहले उस सेल को हमको क्या करना पड़ेगा, सूच करना पड़ेगा कि वो फंजाई सेल है या फिर बैक्टीरियल सेल है या फिर प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है। तो वो सेल किस चीज़ की बनी है, मतलब किस चीज़ की सेल वाल, जैसे फंजाई है वो किस चीज़ की बनी है, या प्लांट सेल किस चीज़ की बनी है, तो वो एंजाइम वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल के ऊपर डाल देते हैं। जैसे हमको प्लांट से सेल को निकालना है डीएनए को, तो उस पर सेलुलोज डाल देंगे, या फिर फंजाई से निकालना है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, काइटिनेज डाल देंगे, या फिर बैक्टीरिया से निकालना है तो बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, उसके लिए हम लाइसोजाइम डाल देंगे, उसकी सेल वाल टूट जाएगी। जब सेल वाल टूट जाएगी तो उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर अनदर पार्ट भी होते हैं, जैसे हमने बताया स्टार्च होता है, प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, हाँ, आरएनएज होता है। इस सबको डाइजेस्ट करने के लिए भी हम लोग एंजाइम वहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे आरएनए है तो आरएनएज डाल दीजिए, वहाँ पे स्टार्च है तो एमाइलेज डाल दीजिए, वहाँ पे लिपिड है तो लाइपेज डाल दीजिए, प्रोटीन है तो प्रोटीएज डाल दीजिए, जिसकी वजह से वो सारा पार्ट क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। अब हमको क्या किया, डीएनए, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको डीएनए, जो डीएनए है वो डीएनएज नहीं डालना है, क्योंकि हमारा डीएनए ही जब डाइजेस्ट हो जाएगा यानी टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम डीएनए निकालेंगे कैसे, यानी उस डीएनए को केवल छोड़ देना है। अब उस डीएनए को हम निकालेंगे कैसे, हमने बताया कि उसमें चिल्ड इथेनॉल यानी ठंडी दारू डालेंगे, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टेड पार्ट है, जो ब्रेक डाउन पार्ट है, वो नीचे बैठ जाएगा और डीएनए आपका ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। उसको हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड से स्ट्रीट करेंगे, उसको स्टेनिंग करके उसको क्या करेंगे, बाहर स्पूलिंग, उस प्रोसेस को स्पूलिंग बोलते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, न्यूक्लियेज एंजाइम यूज करेंगे। न्यूक्लियेज एंजाइम कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, इंडियो न्यूक्लियेज और एक्सो न्यूक्लियेज होती है। हमने बताया कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होती है, न्यूक्लियेज एंजाइम होती है। एक आप क्या हो गया, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज जो होगा वो डीएनए के आउटर पार्ट से कट करेगा, जैसे ये आपका डीएनए चेन है तो इसको आउटर पार्ट से कट करेगा, इधर से कट करेगा। अगर आपको बीच से काटना है तो यहाँ पे कौन से एंजाइम यूज करेंगे, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करेंगे। आपने डीएनए को पूरा कट कर लिया, डीएनए सारा एक एक पार्ट में बन गया, छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़े में बन गया। अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, भैया ये तो माइक्रोस्कोपिक है ना, हमको दिखाई थोड़ी दे रहा कि पता चला चिमटी से पकड़ के निकाल लिए, खींच लिए, किसी ब्रश से उठा लिए, किसी चम्मच से उठा लिए। इसको भी टेक्निक है, मतलब ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, बहुत छोटे पार्ट है, तो इसको भी निकालने का क्या होगा, कोई ना कोई एक प्रोसेस होगा, टेक्निक होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल जो है, एक मिनट रुक जाए, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, हाँ, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल जो है वो क्या है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल है, ये चीजें ध्यान रखें कि ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। अच्छा, इसका नाम की इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें हम जेल का यूज करते हैं प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इसीलिए हम लोग इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल नाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल बोलते हैं। इसमें जेल यूज करते हैं प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, हाँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और इसमें जेल है। जैसे ध्यान रखिए कि ये एग्रोज जेल इसमें यूज करते हैं, जो एक जेल का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एग्रोज जेल। ये एग्रोज जेल यूज करते हैं, हाँ, एग्रोज जेल। तो ये एक एग्रोज जेल का क्या ले लेंगे, बेड ले लेंगे। एग्रोज जेल का एक क्या ले लेंगे, एक बेड ले लेंगे, चीज, ठीक है। ये एग्रोज जेल का क्या है, बेड है। ये तो ये चीजें हमको पता होना चाहिए कि ये एग्रोज जेल का क्या है, बेड है, हाँ, ठीक है। ये एग्रोज जेल का क्या है, बेड है। ये सोने वाला बेड नहीं, एग्रोज जेल का बेड है। और आप लोगों को पता होगा कि एग्रोज जेल जो है, आप लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, तो प्लांट किंगडम में आप किस में जाएंगे, एल्गी में जाएंगे, और एल्गी में जो रेड एल्गी होती है उससे एग्रोज जेल बनाए जाते हैं।
उसी से बनाया जाता है एग्रोथ जेल। तो एग्रोथ जेल जो होता है वो पोरस होता है, पोरस मतलब छिद्र जिसमें स्पोर होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, तो उसमें पोरस होता है। अब ये ध्यान रखेंगे कि इसमें करेंगे क्या कि इसमें बीच बीच में गड्ढा बना देंगे। क्या करेंगे? गड्ढे बना देंगे, बीच बीच में ये गड्ढे बना दिए गए। अब ये गड्ढे बना दिए गए और इसमें हम क्या करेंगे, पूरे डीएनए का जो हमारा पूरा जितना भी पार्ट था हमारे सेल का, जो डाइजेस्टेड पार्ट है या डीएनए को हमने जो कट किया था सीजर से, डिस्ट्रक्शन एंजाइम से, उस जो कटा हुआ पार्ट है, जो मतलब सेगमेंट है यानी टुकड़ा है, जो कटा हुआ टुकड़ा है, ये डीएनए सेगमेंट है। आप लिख सकते हैं डीएनए सेगमेंट, ठीक है, या इधर हम दिखा दे रहे हैं डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट मतलब जो डीएनए को हमने काट लिया, जो डीएनए हमारा कट गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से या फिर किससे, जेनेटिक सीजर से, वो कट गया। कटने के बाद इसमें हम पूरे डीएनए सेगमेंट को डाल देंगे। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि बच्चा हम लोगों का जो डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर निगेटिवली चार्ज होता है। हम लोगों का डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज है, तो सीधी सी बात है कि जब हमारा निगेटिव चार्ज है डीएनए, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक एनोड लगाएंगे। एनोड क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो मतलब क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे एक कैथोड और एक एनोड का यूज करेंगे। जैसे हमने माना कि इधर क्या ले लें, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड, कैथोड, और इधर आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ये क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। प्लस इसमें हमने क्या यूज किया है, एग्रोथ जेल यूज किया है, इसीलिए इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और ये हमारा कैथोड है। तो डीएनए जो निगेटिवली चार्ज है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब खास बात आप लोगों को ये भी जानना है कि ये जो डीएनए सेगमेंट है इसमें कुछ लार्ज पीस है, कुछ स्मॉल पीस है, छोटे छोटे हैं। तो जल्दी कौन जाएगा उधर, क्योंकि साइज पे भी मैटर करता है और प्लस उनके चार्ज पे भी मैटर करता है। आपको ये पता होगा कि जैसे बड़ा सेगमेंट है तो उसका निगेटिवली चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा उधर। या फिर ये भी कंफ्यूजन कर रहा होगा कि इसका साइज है, छोटी है, तो इसमें स्पोर है, वो इजीली मूव कर जाएंगे आसानी से। तो बच्चों का ध्यान किधर जाता है कि भैया ये बड़ा है तो इसका निगेटिवली चार्ज क्या होगा, हाई होगा, और इसका निगेटिवली चार्ज हाई होगा तो ये जल्दी उधर क्या होगा, एनोड की तरफ सारी मूव करेगा जल्दी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो स्मॉल पार्ट है, जो छोटे हैं, वो इजीली आसानी से मूव कर जाएंगे जेल में, क्योंकि हमारा जो एग्रोथ जेल है वो क्या है, पोरस है, पूरी पोर है, पोर मतलब छिद्र होता है, स्पोर। अब इसमें से ये आसानी से इधर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी ध्यान रखें कि ये आपके पोर बनाया जा रहा है, लार्ज पीस है और ये स्मॉल पीस है, ये स्मॉल पीस है। तो आप देख रहे हैं कि ये लार्ज पीस है, लार्ज से किधर, स्मॉल, तो यानी ये निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है। यानी ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लार्ज पीस होगा, डीएनए का जो सेगमेंट जो लार्ज पीस में कट किया होगा वो जल्दी मूव नहीं करेगा। लेकिन लोगों के मन में या ध्यान में ये जाता है कि ये बड़ा पार्ट है, अगर इसकी साइज क्या है, लार्ज है, तो इसमें निगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए जल्दी उधर अट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी साइज जितनी छोटी होगी उतना ये आसानी से क्या करेगा, मूव कर जाएगा। अब ठीक है भैया, ये तो मूव तो कर गया, लेकिन फिर भी डीएनए इतने आसानी से हमको नहीं दिखेगा, डीएनए इतने आसानी से हमको नहीं दिखेगा, इसको कलर करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ही कलर का, डीएनए का कोई कलर तो होता नहीं, वो कलरलेस होता है, डीएनए का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। तो हम कैसे भाई पहचानेंगे कि मेरा जीन कौन सा है? तो इसमें हम क्या करेंगे, कलर डालेंगे। उस कलर का क्या नाम है, उस कलर का क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या यूज करते हैं, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं इथिडियम ब्रोमाइड।
इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड इस पे डाल देंगे। अब ये डीएनए हमारा कैसा हो गया, पूरा जो पीस है इसमें वो कैसा हो गया, कलरफुल हो गया। इथिडियम ब्रोमाइड डालने से हमारा डीएनए कैसा होगा, कलरफुल हो गया। अब ये कलर होने के बाद अभी भी इतना आसानी से डीएनए दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूवी लैंप लगाएंगे। यूवी लैंप अल्ट्रावायलेट, ये यूवी होना चाहिए, यूवी होना चाहिए। यूवी लैंप लगाएंगे जिसकी वजह से ये कैसा इसका कलर दिखाई देगा, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए प्लस उसके ऊपर से यूवी लैंप लगा दिए, तो इसका कलर कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज की तरह। कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज कलर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज कलर दिखाई देगा। अब उस डीएनए को हम क्या करेंगे, अपना जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इतनी आपकी पूरी टेक्निक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन बताया बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हमने आप लोगों को पहली क्लास में बताया कि ये बीएससी थर्ड ईयर का कौन सा पेपर है, सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है। हमने अभी बेसिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ाया है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं। जैसे कोई केमिकल बनाना है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, कोई डीएनए लेकर के एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर करना है, हाँ, तो ऐसे हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। ये सब सारी हमारी इतनी क्या है, बेसिक चीज है। जैसे एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोगों को मतलब डीएनए कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये चीज हमने बताना भूल गया। तो जिसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर, जैसे हमने कोई भी डीएनए एक सेल से लेके दूसरे सेल में हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे इंसुलिन मतलब जो बीटा सेल से, ह्यूमन के बीटा सेल से आप लोगों को पता है कि ह्यूमन में पैनक्रियास सेल में बीटा सेल पाई जाती है, उसी से इंसुलिन बनता है। तो किसी ह्यूमन सेल से जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसको लेकर के किसी प्लांट में डालना या किसी बैक्टीरिया में डालना, तो कैसे डालेंगे, तो इसमें हम वेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वेक्टर का। इसमें वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक जनरल सी बात, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोग जैसे ये क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, मलेरिया सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, मच्छर के। उनका जो वाहक है वो कौन है, मच्छर है। यानी ये होता किससे है, प्लाज्मोडियम से होता है। और जैसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति को, जैसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है मलेरिया का, उसको मच्छर क्या किया कि उसके बॉडी से प्लाज्मोडियम को अपने सलाइवा में लेकर के जाकर के दूसरे को काट लिया और इसको लेके गया उस बॉडी में क्या किया, छोड़ दिया। यानी ये वेक्टर का यूज किया, रोल किया, यानी जो मच्छर वो वेक्टर का रोल किया। जैसे हमको क्या काम करना कि इस जीन को निकाल करके इस सेल में डालना है, तो इसको कार में बैठा के डाल दो या डायरेक्ट वहां पे छोड़ दो। इसको या तो इस जीन को निकाल के डायरेक्ट सेल में डाल दो, तो इसको डायरेक्ट ट्रांसफर जीन बोलते हैं और इसको वेक्टर ट्रांसफर बोलते हैं, इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट अगर हम सेल में डाल देंगे उसको डायरेक्ट ट्रांसफर बोलते हैं, और जो यहाँ पे हम किसी चीज में वेक्टर का हेल्प लेकर के या सहायता लेकर के अगर किसी सेल में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। और जो डायरेक्ट डालेंगे उसको डायरेक्ट ट्रांसफर बोलते हैं। तो वही काम है कि इसको वेक्टर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमने बताया कि प्लाज्मोडियम को मच्छर क्या करता है, अपने सलाइवा में लेकर के दूसरे व्यक्ति को काटता है और वहां पे अपना सलाइवा छोड़ देता है, और वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू लीवर पे पहुंच जाते हैं। वो माइग्रेट करके ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, लीवर को, लीवर सेल को डैमेज करने लगते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो मच्छर है यानी मॉस्किटो है वो वेक्टर का काम कर रहा है। तो हम लोग डीएनए भी जो है एक सेल से लेकर के दूसरे सेल में कैसे यूज करते हैं, वेक्टर के थ्रू करते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। और जो वेक्टर के थ्रू करते हैं उसको इनडायरेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो यही सब सारी चीजें हैं हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान रखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को हमने बेसिक चीजें बता दिया कि हम कोई भी डीएनए है कैसे हम डीएनए को निकालेंगे, फिर उसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस है हमने सब बता दिया। इस टॉपिक को आप लोग शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। हाँ, जो भी सुधार होने लायक रहेगा हम और अच्छा बेहतर करेंगे। हाँ, आप जैसा बोलेंगे वैसे चला जाएगा। हाँ, एक चीज और है, आपकी समस्या के समाधान के लिए ही यहाँ पे आया गया है। यहाँ पे जो हम खड़े हैं या आए हैं, आपकी समस्या के समाधान के लिए आप जैसे बोलेंगे आपके हिसाब से चला जाएगा।
हाँ, आप बताइए कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी है, हम हर एक चीजों को वहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास था, एक तरीके से मान लीजिए कि ये डेमो क्लास है। अगर आप लोग इसको पूरा देखें, फिर जैसा लगे वैसे आप बताएं, तो हम अगला क्लास भी क्या करें, बनाएं। हम आपको एक एक क्लास वाइज, मतलब यूनिट वाइज करके एक एक पेपर का हम धीरे धीरे पूरे बीएससी थर्ड ईयर का एक एक चीज करके, या सेकेंड ईयर हो फर्स्ट ईयर हो, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यूनिट वाइज करके एक एक टॉपिक करके पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ते रहिए, और आपको नोट चाहिए तो नोट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।